नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरदार में खबरों को जरा खबरदार के ही लेंस से देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आपने आम तौर पर देखा होगा कि दो देशों के बीच इस तरह की चीज होती है कि एक देश कहे कि हमारे नागरिकों को हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप दूसरे देश घूमने न जाएं, लेकिन इस तरह की एडवाइजरी में सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने की सलाह होती है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भारत का ही एक राज्य अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करके कहेगा कि वो दूसरे पड़ोसी राज्य में न जाएं। असम और मिजोरम के बीच का तनाव दो दुश्मन देशों के तनाव जैसा हो गया है। इस तनाव पर आज तक की नई ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर में आपके सामने होगी। जम्मू कश्मीर की सीमा में एक बार फिर पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ने से सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे खुफिया इनपुट्स भी मिले हैं कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जम्मू के मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे की तारीख 5 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस आतंकियों के टेरर प्लान में शामिल है। इस खतरे से आपको खबरदार करेंगे। इसके बाद तिब्बतियों को भारत से भिड़ाने वाले चाइनीज गेम प्लान को डिकोड करेंगे। चीनी सेना को हर तिब्बती परिवार से एक सैनिक चाहिए और इनकी तैनाती एलएसी पर होगी। तिब्बती युवाओं का स्वामी भक्ति टेस्ट लिया जा रहा है। आज का ट्रेंडिंग वीडियो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का है, जहां ऐसा भयानक भूस्खलन हुआ कि पहाड़ में दरार पड़ गई और चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। नेशनल हाईवे 707 का एक हिस्सा खाई में समा गया। जो लोग इन इलाकों में यात्रा कर रहे हैं या वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। भारत की बेटियां देश की मेडल वाली उम्मीदों को नई उड़ान दे रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए दो अच्छी खबरें लाया। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब वो मेडल से सिर्फ एक मैच दूर है, जबकि मीराबाई चानू पहले ही वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आज आ गए और इस बार 99.37% यानी लगभग सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ पास प्रतिशत है। 0.47% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है और बाकी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 5 अगस्त को आएगा। इस बार 99.67% छात्राएं पास हो गई हैं, जबकि 99.13% छात्र पास हुए हैं। यानी जरा सा फर्क है, लेकिन लड़कियां आगे। और खबरदार में सबसे पहले हम आपको असम मिजोरम बॉर्डर पर लिए चलते हैं, क्योंकि तमाम कोशिशें करके देख ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद तनाव वहां पर नजर आ रहा है। 26 जुलाई को जिस की शुरुआत हुई थी, उसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये थोड़ा सा और मुश्किल और पेचीदा हो गया है जब से असम ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए असम के नागरिकों को मिजोरम की यात्रा नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा असम सरकार ने मिजोरम में काम करने वाले असम के लोगों से अत्यंत सावधानी बरतने को कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 जुलाई की घटना के बाद भी मिजोरम के छात्र और युवा संगठन असम के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। दावा किया गया है कि ऐसे लोगों के पास ऑटोमेटिक हथियारों समेत दूसरे हथियार मौजूद हैं। आदेश में लिखा है कि ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए असम मिजोरम बॉर्डर के हर एंट्री पॉइंट पर सख्ती से चेकिंग हो। असम की ये ट्रैवल एडवाइजरी किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अपनी तरह की शायद पहली एडवाइजरी है। ये बताती है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का पानी अब सर के ऊपर से गुजर रहा है। आज तक की टीम ने जब असम मिजोरम बॉर्डर का दौरा किया तो इस एडवाइजरी का असर वहां साफ दिखाई दे रहा है। 26 जुलाई को असम मिजोरम बॉर्डर पर जो खूनी संघर्ष हुआ था, उसके निशान अभी भी जिंदा हैं। बॉर्डर पर भी और स्थानीय लोगों के जहन में भी डर डर के रह रहे हैं। कब गोलाबारी हो जाए, कब क्या हो, लेके चलना है बाल बच्चा को लेके। को भी सोते हैं, एक आंख से सोते हैं, एक आंख से जागते रहते हैं कहीं गोलाबारी आ जाए। बॉर्डर का सामने में हम लोग ही है। उस दिन जब फायरिंग हो रहा था उधर, तो आप लोग कहाँ थे सब?
हम तो घर में ही था सर। आवाज आ रही थी, पता हाँ चला? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि उस पार से लोग इधर आते हों? नहीं, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ ऐसे। लड़ाई हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोली नहीं चल रहा है। ऐसा वाकई कभी पहले नहीं हुआ, न असम मिजोरम बॉर्डर पर, न किसी और राज्यों के बॉर्डर पर। असम सरकार ही नहीं बल्कि असम के लोग भी गुस्से में हैं और मिजोरम को सबक सिखाने के मूड में भी। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद असम के लोगों में काफी गुस्सा है और वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉर्डर इलाके हैं, असम और मिजोरम की सीमा से ठीक पहले लैलापुर पुलिस चौकी है। यहाँ बैरिकेड तो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुस्से में लोगों ने भी यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है। ये मिजोरम नंबर की गाड़ियां हैं जिनको अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के अलावा जो अधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकता। आपको ये भी बताएं कि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से जाती है और ऐसे में अब वहां पर क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस बैरिकेड के पास लगातार जमे हैं और उन्होंने एक तरह से अघोषित ब्लॉकेड लगा दिया है मिजोरम के खिलाफ में। इधर तो फायर इधर ही हुआ था बॉर्डर पर, तो उसके बाद हमारा गांव पे भी जाके गुल्ली गिरा है। हमारा घर पे भी 2 गुल्ली गिरा है, हम रखा है घर पे। और यहाँ का जो पब्लिक है सब भाग के इधर उधर चला गया। पब्लिक डर के मारे सब लोग भाग गया। तो हम तो घर पे नहीं था, इधर ही था, तो हम यहाँ से दौड़ कर घर पे आया, फोन गया मेरा पास। ब्लॉकेड से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो हम लोग इतना फोर्स मरा है, गाँव वाला आदमी भी मरा है, तो हम लोग अभी ब्लॉकेट किया है। तो जब तक ये फैसला नहीं होगा तो हम ब्लॉकेट नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं जाना सकता है उधर का, कोई पब्लिक नहीं जाना, कोई पब्लिक जाने से उधर में रिस्क है। उन लोग सब टेररिस्ट है। कल में जो न्यूज़ में आया, सरकार ने बोला था तो कोई पब्लिक अभी मिजोरम में मत जाइए, और कोई पब्लिक मिजोरम में है तो वो सावधान में रहिए। सिर्फ लोगों के जाने पर रोक है या सामान या कोई गाड़ी वाड़ी जा रही है उसको भी रोक रहे हैं? तो आदमी नहीं जाएगा तो सामान कैसे जाएगा? क्योंकि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से ही जाती है, असम से ही उनकी जिंदगी टिकी हुई है। यही मेन रोड है। तो आपने मेन रोड बंद कर दिया है? हाँ, बंद कर। कब तक रहेगा ये ब्लॉक? ये जब तक हम लोग का बॉर्डर क्लियर नहीं होगा, हमारा फौज यहाँ नहीं बटेगा, तब तक हम लोग यहाँ ब्लॉक रहेगा, चलाते रहेगा हम लोग, ऐसे ही चलाते रहेगा। ब्लॉकेट से संदेश क्या देना चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का बॉर्डर क्लियर होना चाहिए, बस हम लोग इतना ही चाहिए। और हमारा जितना फौज मारा है हमारा असम का, उन लोग को मतलब पूरा 1 करोड़। 26 जुलाई की घटना के बाद लैलापुर बॉर्डर पर दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर जवान नजर रखे हुए हैं। गुरुवार को असम की तरफ से दावा किया गया कि सीमा से सटे इलाकों में उन्हें कुछ बंकर मिले हैं जिन्हें संदिग्ध मीजो अतिक्रमणकारियों ने बनाया है। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान आज तक के कैमरे में भी मिजोरम की सीमा में एक बंकर रिकॉर्ड हुआ, जहां से 26 जुलाई को लाइट मशीन गन से फायरिंग आने का दावा असम कर रहा है। हम इस समय असम मिजोरम की सीमा पर हैं। मेरे ठीक पीछे वो इलाका है जहां 26 जुलाई को वो खूनी झड़प या यूं कहें कि ऐसी गोलीबारी जिसमें 6 पुलिस वाले मारे गए। ठीक पीछे लगभग 500 मीटर पर वो केंद्र है जहां पर ये सारी घटना हुई, और उसको ठीक ऊपर आप जो बंकर देख पा रहे हैं वो मिजोरम अथॉरिटीज की ओर से। और ये जैसा कि पुलिस वालों ने अपने बयान में कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों से LMG फायर की गई थी, जिसके बाद 32 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही, जिसमें 6 पुलिस वालों की जान चली गई। अब उसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थता की, दोनों राज्यों से बातचीत की है और अब यहां पर CRP लगा दी गई है। तो CRPF 500 मीटर 700 मीटर आगे का जो इलाका शुरू होता है वहां पर तैनात है। इसके आगे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। असम सरकार की एडवाइजरी का असर असम मिजोरम बॉर्डर पर हर चेक पोस्ट पर साफ देखा जा सकता है। यहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और मिजोरम की तरफ से आने वाली हर गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है। असम सरकार की ओर से एडवाइजरी और आदेश जारी किया गया है। सीमा पर जितनी भी गाड़ियां असम राज्य में प्रवेश करेंगी उनकी सघन चेकिंग होगी, और ये उस अभियान का हिस्सा है जिसमें हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार की ओर से यहां तक कहा गया कि शायद ये हिंसक झड़प उसी का नतीजा है जो भयानक कार्रवाई असम सरकार की ओर से ड्रग्स माफिया की ओर की गई।
की गई है। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियां, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है। यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियां अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। असम मिजोरम बॉर्डर पर तनाव भरे माहौल की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान रास्ते में पुलिस चेकिंग और सुरक्षा घेरों से निकलती हुई आज तक की टीम उस लैलापुर गांव में पहुंची, जहां 26 जुलाई की हिंसक घटना के बाद कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं और बाकी लोग डर के साए में जी रहे हैं। हम इस समय लैलापुर गांव में हैं और जब आप मिजोरम से असम की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये पहला गांव है। असम से आप मिजोरम जाएंगे तो ये आखिरी गांव है और लैलापुर के इन गांव के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, गोलियों की आवाज तक सुनी। चंचल गोस्वामी जैसे ये 12 परिवार हैं जो इस गांव में रहते हैं। चंचल, जब गोलीबारी हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद इसके बाद तो भागा हूँ, यहाँ तक गोली आया, क्या बोलते हैं, यहाँ गोली आया। मैं इधर गाय देख रहा था, मेरा ऊपर से जब गोली गया तो मैं भाग के इधर आया। इधर आके मैं फैमिली बोला गोली आ रहा है, भागो, यहाँ से भागा हूँ। सब भाग गए? हाँ, सब भागा हूँ। नीचे तरफ गोली किस लिए इधर आ रहा है, LNG का गोली इधर आ रहा था, इसलिए डर के मारे भागा हूँ। क्या करें? फिर वापस कब आए आप लोग? रात को आए हैं, जंगल में था, उधर जंगल से रात को आया 8 बजे करीब। लोगों से बात करने के बाद एक बात समझ में आती है, वो ये कि असम मिजोरम बॉर्डर के गांव में लोग उसी तरह दहशत में हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव के लोग रहते हैं। कभी मारपीट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा? हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोली नहीं चल रहा है। पहले जो झगड़ा होता था वो कैसा होता था? ऐसा ही हो रहा है, मैं पब्लिक के पास ऐसे ही झगड़ा होता था, लेकिन ऐसा मैंने गोली नहीं चल रहा था। झगड़ा किस बात को लेके होता था? वही बॉर्डर के लिए। अच्छा, वहाँ कौन आता था बॉर्डर पे? वही वो तो मिजोरम का IR आता है, पब्लिक आता है। IR का पब्लिक आता है, पब्लिक के साथ में हथियार आता है, लेकिन हम लोग का असम का कोई हथियार नहीं है। पब्लिक का आम आदमी है, कुछ करने का कुछ हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लेखा पढ़ा भी हम लोग का कम है। अभी उस पार जा पाते हैं आप लोग? जी नहीं, कहाँ नहीं सकेगा। काम धंधा आपका इस पार से होता है या उधर से ज्यादा होता है? कैसे होता है? मिजोरम से। मिजोरम से जी। 26 जुलाई को असम मिजोरम बॉर्डर पर जो लाइन क्रॉस हुई वैसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जिसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच बॉर्डर पर सन्नाटा तो है लेकिन शांति नहीं। असम मिजोरम बॉर्डर पर लैलापुर गांव से आशुतोष मिश्रा, आज तक। अभी चंद दिनों पहले मैं वहीं पर थी, उसी इलाके में थी। इलाके का नाम वरांगटे है, बॉर्डर लैलापुर में पड़ता है। फौज का शूट था, काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर स्कूल के लिए ये शूट चलता है और बार बार हमें बॉर्डर के आर पार भी आना जाना पड़ता था, लेकिन इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं थी। इसीलिए ये चीजें हैरान करती हैं कि अचानक एक दिन क्या हुआ कि 26 जुलाई को गोलियां चल गई और असम पुलिस के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। बहरहाल सिर्फ यही टेंशन नहीं है, बल्कि जो तनाव है वो सियासी भी है। दोनों तरफ के जो मुख्यमंत्री हैं उन दोनों के बीच कई दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। हम आपको ये समझा दें कि किस तरीके से इतनी बातचीत के बाद भी ये पूरा मामला सुलझता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के बीच कई दौर की बातचीत हुई। असम सरकार की इस घटना को लेकर मिजो सरकार से 2 मांग है। पहली, मिजोरम सरकार सार्वजनिक माफी मांगे, लेकिन मिजोरम सरकार ने शोक तक नहीं जताया। असम सरकार की दूसरी मांग है असम पुलिस के जवानों पर फायरिंग के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक मिजोरम सरकार ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया। जिस तरह से दोनों राज्य सरकारें अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं, उसमें एक नतीजा ये भी निकाला जा रहा है कि बात अब सीमा विवाद से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका अंदाजा असम सरकार की एडवाइजरी से भी लगता है, जिसमें असम के लोगों को मिजोरम जाने से बचने की हिदायत तो दी है, साथ ही मिजोरम से असम में तस्करी के मुद्दे को भी हाईलाइट किया है। असम सरकार का दावा है कि म्यांमार से मिजोरम के रास्ते असम में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। पिछले 2 महीने में ही मिजोरम सीमा से असम में ड्रग तस्करी के 912 केस रजिस्टर किए गए हैं और 1560 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने मई से अब तक बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है, जिसमें 20 किलो से ज्यादा हेरोइन और 15 किलो अफीम की खेप शामिल है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इशारा कर चुके हैं कि 26 जुलाई की घटना असम की एंटी ड्रग मुहिम का नतीजा हो सकती है। असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने भी आज तक से खास बातचीत में ये बात मानी और दोनों सरकारों के बीच जारी तनाव को लेकर असम सरकार का पक्ष साफ किया है। देखिए, 916 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के। 1500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। 20 केजी से ज्यादा हीरोइन पकड़ी गई है। एंड दिस इज जस्ट अ टिप ऑन द आइसबर्ग। ये एक बहुत बड़ा जो चक्र है इनका, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और 2 महीने के अंदर अगर इतना रिकवरी है, इतने केस रजिस्टर हुए, इतने लोग पकड़े गए हैं, तो ये सारा मामला कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हैं। और म्यांमार से मिजोरम के रास्ते ये सारा ड्रग्स आसाम में घुसता है और यहाँ से फिर देश के दूसरे हिस्से में जाता है। क्या हम देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो कठोर स्टेप्स लेना पड़ेगा आपको। आपको कुछ भी अच्छा करना है तो गलत को रोकना पड़ेगा। हम गलत को रोक रहे हैं और जो लोग गलत के साथ खड़े हैं वो लोग इस तरह का सारा ये कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जिन लोगों के ऊपर हमने हाथ दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को पकड़ने का कोशिश किया, हमारे मुख्यमंत्री ने जो व्यवसाय रोकने का कोशिश किया है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका फॉलोआउट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। कौन लोग हैं? अगर वो मिजोरम है तो कौन लोग हैं? वो मिजोरम में है ऐसा नहीं है। ये ड्रग्स माफिया है जो सारे देश में ड्रग्स का धंधा चलाता है, जो इलीगल ट्रैफिकिंग करता है, जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करता है, जो गौ तस्करी करता है। इन सारे लोगों के गोरख धंधे हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 2.5 महीने में बंद कर दिए हैं और इसका नतीजा है कि ये सब कुछ हो रहा है। अशोक जी, अब किसी भी देश में 2 राज्यों के बीच इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सही नहीं है। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, दोनों राज्यों के अधिकारियों को बुलाया, बातचीत हो रही है। समाधान कैसे निकलेगा या अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? जब मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री से आसाम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का व्यक्तिगत मुलाकात हुआ, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 1 अप्रैल 2020 जब कोविड शुरू हुआ था, उस समय आपके अधिकार में जो जमीन था वो आप रख लीजिए, जो हमारे अधिकार में जमीन था वो हमको दे दीजिए। हमको और झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमको मिलजुल करके चलना है, आगे बढ़ना है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्वांचल भी आगे जाना चाहता है। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन जब वो विदा हो रहे थे, हमारे सीएम भी वापस आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप 1 अप्रैल 2020 नहीं मानना चाहते हैं, एक काम करते हैं, अब मई में मैं मुख्यमंत्री बना आसाम का, मई में आपके कब्जे में जो जमीन थी और हमारे कब्जे में जो जमीन थी उसको सीमा मान करके निर्धारण कर लेते हैं। इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और वापस आकर के दूसरे दिन हमारे सैनिकों पे गोली मारने, हमारे पुलिसकर्मियों पे गोलीबारी। कह गए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान बातचीत के रास्ते से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यहाँ पर असम मिजोरम के बीच बातचीत हो रही है, समाधान कोई निकल नहीं रहा है। अब असम ने यह मन बना लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट सरकार वहां की जाएगी और इसके साथ ही असम पुलिस जो है वो भी एक्शन में आ चुकी है। असम पुलिस की 4 सदस्यों वाली एक टीम दिल्ली पहुंची। ये टीम मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलावेना की तलाश में दिल्ली आई, जिन्होंने असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद संसद के बाहर असम पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। इसके बाद असम पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसी केस में असम पुलिस सांसद को पूछताछ का नोटिस देने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन सांसद वहां नहीं मिले, तो असम पुलिस उनके आवास पर नोटिस चिपका कर चली गई। इसमें सांसद को 1 अगस्त 11 बजे असम पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। असम पुलिस का आरोप है कि बॉर्डर पर हुई हिंसा की साजिश रची गई थी, जिसमें मिजोरम सांसद का हाथ था। असम पुलिस के इस आरोप के बाद सांसद वनलावेना ने सार्वजनिक तौर पर असम पुलिस को जान से मारने की जो धमकी दी थी वो आपको सुनाते हैं। More than 200 policemen led by IGP enter Mizoram territory. They pass through all these central paramilitary force camps and enter to our police camp. And they push back our policemen from our own post. And after that, our government asked Assam government to leave these posts peacefully. However, they don't want to leave our post, and they gave firing. तो वाकई ये 2 राज्यों के बीच सीमा का विवाद है या फिर जो असम के मंत्री कह रहे हैं कि ये ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि मिजोरम पुलिस के 6
अधिकारियों से कहा गया है, उन्हें समन पेश किया गया है असम पुलिस द्वारा, ताकि वो जांच में सहयोग करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमने आपको अभी अभी बताई कि 6 अधिकारियों को मिजोरम पुलिस के असम पुलिस की तरफ से समन गया है और इस समन के अनुसार उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। एलएसी पर लगातार भारत के जो सैनिक हैं वो चीन के सामने डटे हुए हैं। चीन को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा और अब चीन एक नए तिकड़म को आजमाना चाह रहा है। वो ये कि तिब्बत के जो नौजवान हैं उन्हें एलएसी पर तैनात करे और उसके जरिए मुकाबला कर पाए। लेकिन ये पूरा मामला काफी पेचीदा है। आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए इसकी पूरी बारीकियां दिखाते हैं। अभी पिछले हफ्ते शी जिनपिंग बतौर चीनी राष्ट्रपति पहली बार अचानक तिब्बत पहुंचे थे। उनके तिब्बत दौरे का विश्लेषण सुरक्षा और कूटनीति पर नजर रखने वाले कर ही रहे हैं कि इस बीच तिब्बतियों को भारतीय सेना से भिड़ाने के चीन के गेम प्लान का पता चला है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन हर एक तिब्बती परिवार के कम से कम एक सदस्य को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होने का नियम बना सकता है। तिब्बत से भर्ती होने वाले सैनिकों को भारत के साथ लगी सीमा यानी एलएसी पर तैनाती का प्लान है। चीन ने तिब्बत के युवकों को चीनी सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इंच इंच जमीन कब्जा करने की अपनी साजिश के बाद अब चीनी सेना भारत के खिलाफ एक नई रणनीति में जुट गई है। चीनी सेना तिब्बती युवाओं को पीएलए में अनिवार्य तौर पर भर्ती कर रही है। इन युवाओं को एलएसी के पास गांव में लोगों पर नजर रखने और जासूसी काम के लिए तैनात किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीनी सेना भारत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी में जुट गई है। आखिर तिब्बत को लेकर चीन हरकत में क्यों आ गया है? खासकर तिब्बतियों को चीनी सेना में भर्ती कराने का प्लान क्यों है, ये समझने की जरूरत है। चीन को अब ये लगने लगा है कि उसकी जो हान पॉपुलेशन है उसको अब ऐसे इलाकों में रहना बहुत कठिन हो रहा है। ऐसे दुर्गम इलाकों में उन्हें लगता है कि सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट यानी कि जो तिब्बतन वहां के हैं और जो लॉयल है और जो अपनी जो वफादारी है वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाती है और उनको चीन भाषा का ज्ञान है, वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि शी जिनपिंग 21 जुलाई को जब तिब्बत पहुंचे थे तो चीनी व्यवस्था ने दौरे को गुपचुप रखा। 2 दिनों बाद 23 जुलाई को जिनपिंग अरुणाचल बॉर्डर के पास निंगची तक गए, तभी उनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की गईं। निंगची से चीनी बुलेट ट्रेन में सवार होकर जिनपिंग तिब्बत की राजधानी लासा तक गए। इस बुलेट ट्रेन को चीन ने जून के आखिरी हफ्ते में चलाना शुरू किया है, यानी एक ओर तिब्बत पर फुल कंट्रोल, दूसरी ओर तिब्बतियों को बांटने का प्लान। सूत्रों के मुताबिक जिन तिब्बती युवकों को चीनी सेना में लिया गया है उनकी स्वामी भक्ति का टेस्ट भी लिया जा रहा है। इस लॉयल्टी टेस्ट में चीन की मैंडरिन भाषा सीखना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च सत्ता को दलाई लामा के प्रति श्रद्धा से ऊपर मानना शामिल है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से तिब्बत भारतीय सेना में आकर के अपनी शौर्य दिखा रहे हैं, उसी मार्ग पर तिब्बतन जो चीन में रहते हैं वो भी अपना शौर्य दिखाने में शायद वो काबिल हो जाए। उसके लिए चीन उन्हें ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर रहा है और माना जाता है कि चीन इस जो पूरी प्रक्रिया में तिब्बतन्स को लेने में बहुत अग्रसर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तिब्बत के युवकों को भारतीय सेना के सामने खड़ा करने की चीनी प्रक्रिया इस साल जनवरी-फरवरी के बाद शुरू हुई है। दरअसल तब भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर में शामिल तिब्बती सैनिकों ने चीनी सेना को पेंगोंग लेक क्षेत्र में धूल चटाई थी। इसी के बाद तिब्बती युवकों को चीनी सेना में शामिल करने का इरादा रखा गया।
वैसे तिब्बत को लेकर चीन चाहे जितने हाथ पांव मार ले, लेकिन तिब्बत को लेकर बीते कुछ हफ्तों में हुई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं चीन को परेशान कर सकती हैं। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दलाई लामा के 2 प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इससे पहले 6 जुलाई को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई सार्वजनिक तौर पर दी थी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन ये चाल चलना चाहता है तिब्बती नौजवानों के जरिए, लेकिन तिब्बत खुद अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और भारत में जो एसएफएफ है जिसने चीन को खूब धूल चटाई, इस पूरे गतिरोध के दौरान भी वहां भी तिब्बती आक्रोश के अंश मिलते हैं। इस सब के बीच जो कोर कमांडर्स स्तर की बैठक है भारत और चीन के बीच, उसके 12वें राउंड की बातचीत होनी है मोल्डो में, जो कि चीनी नियंत्रण के क्षेत्र में पड़ता है। पर भारत के लिए सिर्फ चीन एक इकलौता सरदर्द नहीं है, पाकिस्तान दूसरा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन जिस तरीके से बार बार आते हैं, किस तरीके से उनकी साजिश को हम बेनकाब कर रहे हैं, उसी क्रम में समझिए कि एक और ड्रोन एक बार फिर नजर आया है। यही नहीं, जम्मू क्षेत्र में ही 4 संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गई। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अखनूर सेक्टर के परगवाल में ये ड्रोन बीती रात दिखा था। ये ड्रोन कहां से आया, मकसद क्या था, इस ड्रोन के जरिए कौन सी गतिविधि की गई, इसकी पुख्ता जानकारी तो अभी नहीं लग पाई है। लेकिन बीते कुछ हफ्तों से जम्मू में जारी संदिग्ध ड्रोन्स दिखने की कई घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में, और मेरे पीछे जो आप ये कांटेदार तार देख रहे हैं ये जीरो लाइन है। मेरे कैमरा पर्सन आपको इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को भी देख सकते हैं। और इसी इलाके में, परगवाल इलाके में ही कल देर रात जो है एक ड्रोन की हरकत जो है वो देखी गई। ये जो ड्रोन है यहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है सुरक्षा बलों को जो है इसकी सूचना दी, और उसके बाद यहाँ पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया जो कि सुबह तक चला। वो काफी लोगों ने जब मैं मौके पर गया तो पूरा सर्च किया तो काफी लोगों ने बताया कि बलवाल बर्स और बलवाल मोलू तक वो आया है और काफी हाइट पर था और वो वापस चला गया है। तो सर्च ऑपरेशन तकरीबन रात के 12 बजे तक चला और सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और इसमें कोई भी ऐसा कोई सस्पिशियस आइटम बरामद ना हुई है। बीती रात जम्मू डिवीजन में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच ड्रोन देखे जाने की 4 घटनाएं हुई हैं। पहला तो जम्मू के अखनूर का परगवाल है जहां ड्रोन दिखा, दूसरा सांबा के गगवाल में पुलिस थाना और आईटीबीपी कैंप के पास, तीसरा सांबा के बाड़ी ब्राह्मणा में सेना के कैंप के पास और चौथा सांबा में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास। इस ड्रोन को देखे जाने के बाद बीएसएफ ने उस पर फायरिंग भी की। मैं एज रूटीन डेली अपना सांदी रोड पे रनिंग करने जाते हैं, तो हम रनिंग करने गए थे तो वापिस आ रहे थे, तो आते समय हमें एक लाइट स्पॉट हुई। तो वो लाइट हरी, ब्लू और व्हाइट कलर की लाइट स्पॉट की। हमने सोचा कि हेलीकॉप्टर है, बट हेलीकॉप्टर की तो आवाज होती है। हमने वहां पे खड़े होकर लाइट देखने लगे, तो हमने नॉलेज में तो था कि सतवारी एयरपोर्ट पे हमला हुआ है। तो हमने इतनी देर लाइट को ध्यान से देखा, जब कंफर्म किया कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो हमें लगा ड्रोन है। हमने उसकी वीडियो बना ली कि ड्रोन है ये। वो ड्रोन उड़ता हुआ सीधा हीरानगर की साइड जा रहा, सांबा से आ रहा था और हीरानगर की साइड जा रहा, और बीच में 2-2 मिनट के लिए वो रुक रहा था। 2-2 मिनट के लिए रुक रहा था। तो हमने जैसे हमें कंफर्म किया कि ड्रोन है, हमने उसी वक्त मौके पे अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन गगवाल को फोन कर दिया। जून के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से ब्लास्ट की घटना के बाद से ड्रोन गतिविधियों में लगातार इजाफा देखा गया। संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियों के बीच सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट सुरक्षा की चुनौती बढ़ाता है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जम्मू के कई मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे की तारीख 5 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त आतंकियों के टेरर प्लान में शामिल हो सकता है।
जो लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो ड्रोन के ऊपर हो या फिर आईडी ड्रॉपिंग, जो कि हाल ही में एक ट्रेंड देखा गया है, और सीधा सीधा जो निशाना है वो जम्मू सिटी को किया गया है और खासतौर पे रघुनाथ मंदिर है और कई ऐसे बड़े मंदिर को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं। आपको बताते हैं 2 जांच जहां पे एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के 2 साल होने वाले हैं और इंडिपेंडेंस डे जो कि अगस्त 15 को पड़ता है, ये 2 अहम डेट्स हैं जहां पर आतंकी जम्मू शहर को अपना निशाना बना सकते हैं। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए भारत में आईईडी भेजने की 3 घटनाएं खास तौर पर खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना करती हैं। आईईडी भेजने का पहला प्रयास फरवरी में हुआ। ड्रोन से आईईडी भेजने की दूसरी कोशिश 27 जून को हुई। 23 जुलाई को हेक्साकॉप्टर ड्रोन से अखनूर सेक्टर में आईईडी गिराने की कोशिश हुई। ड्रोन की ये गतिविधियां और जम्मू के मंदिरों को निशाना बनाने का अलर्ट इस ओर इशारा करता है कि आतंकियों के प्लान में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का पुराना मंसूबा शामिल हो सकता है। होती रहती बीच बीच में ऐसी गतिविधियां, और पहले भी यहाँ पर हुआ है, रघुनाथ मंदिर पे हुआ पास्ट में। उसके बाद भी कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस के अलावा रिलीजियस प्लेसेस भी उनके टारगेट पे रहती हैं। यहाँ पर मस्जिद मंदिर टाइम टू टाइम इनको निशाना आतंकियों ने बनाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वहां पर करी ताकि लोगों के जज्बात जो है उनको मजरू किया जाए और लोगों की रिएक्शन इस पे आए। इस तरह की कार्रवाइयों की प्लानिंग रहती है, मगर हमारी पुलिस फोर्स और बाकी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और हमें कामयाबी मिली है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंक को बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन अभी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कोशिशें बंद नहीं हुई हैं। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो एक रिपोर्ट पर आपकी दिलचस्प नजर होनी चाहिए, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार मॉनसून के इस मौसम में जमकर नौकरियां बरसने वाली हैं। कैसे, देखिए। नौकरी तलाशने वालों के लिए मौजूदा तिमाही यानी जुलाई सितंबर खुशखबरी की वजह बन सकती है। टीमलेस एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक इस तिमाही में बीते 15 महीनों में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलेगी। इस सर्वे के मुताबिक तीसरी लहर के बावजूद सर्वे में शामिल 21 सेक्टर्स की 700 छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों में से 38% कंपनियां नई भर्तियों के लिए तैयार है। अप्रैल जून तिमाही के लिए यह आउटलुक 34% था, जबकि 2020 में लगातार पहली दोनों तिमाहियों में हायरिंग आउटलुक घटकर 18% लुढ़क गया था। भर्तियों में इस बढ़ोतरी के पीछे की वजह का खुलासा भी टीम लेसी ने किया है। इसके मुताबिक पाबंदियों में छूट, खपत में बढ़ोतरी और आर्थिक गतिविधियों में हुई इजाफे से नई नौकरियों के मौके बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस सर्वे में शहरों और क्षेत्रों के हिसाब से भी नौकरियों के मिलने की संभावना का जिक्र किया गया है। टीम लेसी के मुताबिक मेट्रो और टीयर 1 शहरों में 49% और टीयर 2 शहरों में हायरिंग गतिविधियों में 38% इजाफा होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में हायरिंग का आउटलुक अप्रैल जून के 17 से गिरकर 15% रह गया है। बड़े कारोबार के मामले में हायरिंग आउटलुक 44% बढ़ा है। इस बदलाव से नौकरी खोजने वालों को तो खुशी मिलेगी ही, साथ ही बिक्री के लिए नौकरी पेशा लोगों पर आश्रित ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट समेत तमाम सेक्टर्स को बिक्री में बढ़ोतरी का भरोसा है। इसके साथ ही जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रोजगार के मौके निकलेंगे उनका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इनमें शामिल है हेल्थ केयर, IT टेक, स्टार्टअप्स, कृषि, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी नौकरी खोजने वाले अपनी किस्मत इन सेक्टर्स में आवेदन करके आजमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लेकिन कारोबार से जुड़ी जो दूसरी खबर हम आपको देने वाले हैं वो अच्छी नहीं है। महंगाई से हर शख्स परेशान है और जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार ये समझ में आ रहा है कि साल जाते जाते भी इस महंगाई से निजात मिलना मुमकिन नहीं लग रहा। महंगाई से राहत पाने की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए अभी अगले कुछ और महीने जेब पर भारी पड़ेंगे। हालांकि इस महीने खुदरा महंगाई दर के 6% से नीचे आने का भरोसा मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने जताया है।
सुब्रमण्यम के मुताबिक जुलाई में रिटेल महंगाई दर 6% के नीचे आ जाएगी, लेकिन कुछ महीनों तक ये 5% से ऊपर बनी रहेगी। कोरोना काल में सप्लाई में पैदा हुई दिक्कतों को मुख्य आर्थिक सलाहकार ने महंगाई बढ़ने की वजह बताया है। इसके साथ ही कमोडिटी, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से भी महंगाई बेकाबू हुई है। दरअसल महंगाई केवल आम आदमी की इनकम पर ही अटैक नहीं करती, ये अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के सामने भी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। महंगाई ज्यादा हो गई है, बजट सारा हिल चुका है। जो पहले चीजें हम लोग कुछ लेते थे, जैसे सब्जियों ही ला लो, पेट्रोल बढ़ने से, ट्रांसपोर्ट महंगे होने से सब्जियां तक रेट बढ़ गए हैं। परेशानी तो हो ही रही है, 2-4 सामान का 2000-3000 हो जाता है। गैस का दाम देख लीजिए, बेतहासा बढ़ता चला जा रहा है। घर का बजट बिगड़ गया हम लोग का। बाहर निकलिए तो पेट्रोल पंप पे जाइए तो 100 का पार कर गया पेट्रोल पंप। कोरोना काल में जारी आर्थिक सुस्ती के बीच बढ़ती महंगाई दर आरबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की दूसरी छमाही यानी जुलाई-दिसंबर में रिटेल और थोक महंगाई दर में तेजी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में थोक महंगाई दर 10.71% रह सकती है, जबकि पहले ये अनुमान 10.12% का था। खुदरा महंगाई के अनुमान को भी बढ़ाकर जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 5.7% और अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 5.2% कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में 2021 और 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 9% से बढ़ाकर 9.2% कर दिया गया है। आरबीआई सरकार को कई बार सुझाव दे चुका है कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर महंगाई के मुद्दे को दरकिनार किया गया तो फिर मुश्किल से वापसी की राह पर लौट रही आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को ब्रेक लग सकता है। आरबीआई ने सरकार को पेट्रोल डीजल तक के दाम को कम करने की सलाह दी थी, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई का सारा जोर सप्लाई साइड की दिक्कतों को दूर करने पर है। आरबीआई का मानना है कि अगर सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें दूर कर ली जाती हैं, तो फिर महंगाई की मौजूदा समस्या का समाधान हो सकता है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।